अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन हरकत के कवानीन के सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर इस्तकबाल है, वेलकम है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कोलिजन स्टार्ट किया था। कोलिजन हमको पता है कि दो तरह का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों भी जो हम कोलिजन अभी देख रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हम कोलिजन देख रहे हैं। आपको पता है वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक लाइन के ऊपर, एक खत के ऊपर क्या करता है, हरकत करता है। उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पर हम इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो दोनों कोलिजन जो हमारे हो रहे हैं तो वो वन डायमेंशनल मोशन में है। ठीक है, यानी वो एक ही खत के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोलाइड्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तसादुम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन देखेंगे और इन इलास्टिक कोलिजन जो रहेगा हमारा वो ऑन हेड रहेगा। ठीक है, ऑन हेड पर हम एक स्पेशल केस इसका देखेंगे। ऑन हेड क्या होता है आपको अभी हम यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम बनी हुई है, उसकी मदद से हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं गैर लचकदार तसादुम, या इसको हम गैर लचकदार टकराव भी कह सकते हैं। तो इससे क्या मुराद है, इसकी वजाहत करना है। वजाहत से मुराद यहाँ पर हमको आफ्टर कोलिजन जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसके लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमको पता है कि जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है, गैर लचकदार तसादुम होता है, वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो लॉस होती है, लॉस्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए यहाँ पर इस इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कॉन्जर्व नहीं रहती, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाइड नहीं होता। हाँ, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लाइड होता है। तो हमने अभी इसकी तारीफ नीचे लिखी है, जैसा कि आपको इसकी तारीफ से समझ में आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि जो गैर लचकदार टकराव होता है किसी निज़ाम के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ का जो तसादुम से पहले का म्यार हरकत और तसादुम के बाद का जो म्यार हरकत होता है वो हमेशा कॉन्जर्व होता है, हमेशा मुस्तकिल रहता है। लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कॉन्जर्व नहीं रहती, यानी तसादुम से पहले कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास में, और जब वो तसादुम कर लेते हैं तो तसादुम के दौरान क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी क्या करता है, लॉस्ट करता है। यानी यहाँ पर एनर्जी कॉन्जर्व रही नहीं रहती, यानी एनर्जी यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहती, यानी यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस्ट होता है, एनर्जी का नुकसान होता है। तो हमको यहाँ पर कितना एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है, एनर्जी का कितना नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले गैर लचकदार टकराव किसे कहते हैं उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने नोट्स में यहाँ पर लिखा के दिया हूँ, देखिए, दो जिस्मों के दरमियान का ऐसा तसादुम, ऐसा टकराव जिसके नतीजे में निज़ाम की तवानाई मुस्तकिल नहीं रहती। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता है, यानी एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, मुस्तकिल नहीं रहती, लेकिन उसी निज़ाम के अंदर जो म्यार हरकत होता है वो हमेशा क्या होता है, मुस्तकिल रहता है। तब हम ऐसे तसादुम को, अगर इस तरह का अगर तसादुम होता है जहाँ पर तवानाई मुस्तकिल नहीं रहती और म्यार हरकत उस निज़ाम में, उस सिस्टम में म्यार हरकत अगर मुस्तकिल रहता है, तो ऐसे तसादुम को कहेंगे हम गैर लचकदार तसादुम। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसकी सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी हम पता कर लेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किसी सिस्टम के अंदर है। ये पहला ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर हमको m1 दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m2 दिखाई दे रहा है। ये u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कि कुछ देर बाद क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन यहाँ पर जब ये करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट जब ये कोलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ में तसादुम करेंगे, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होंगी वो हम काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोलिजन करने के बाद में, तसादुम के बाद में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कुछ इनकी चले जाएंगी। इसलिए हम यहाँ कहते हैं इसकी डिफिनेशन के अंदर कि यहाँ तवानाई मुस्तकिल नहीं रहती। लेकिन इनका म्यार हरकत जो है, तसादुम से पहले का कुल म्यार हरकत और तसादुम के बाद का जो कुल म्यार हरकत होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉन्जर्व होता है, मुस्तकिल रहता है।
वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ कुछ इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है दोनों की, लेकिन जैसे ये कोलिजन करते हैं, जैसे ये तसादुम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस्ट करते हैं। तो ऐसे तसादुम को हम कहते हैं गैर लचकदार तसादुम। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एक स्पेशल केस देख रहे हैं हम इनइलास्टिक कोलिजन का, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से तसादुम करने के बाद में क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इससे पहले के केस में हमने देखे थे इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी इधर जा रहा था, ये v1 वेलोसिटी इधर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चिपक कर क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या है हमारे पास में, v है। ठीक है, और इन दोनों का मास क्या है, m1 प्लस m2 है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये जो फाइनल वेलोसिटी है इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है और एक ही सिमत में क्या कर रहे हैं, वो हरकत कर रहे हैं। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने कल ही की तरह जैसा हमने ये डायग्राम के बारे में लिखे, यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि दो जिस्मों की कमियाँ थी, बिलतरतीब m1 और m2 है। तसादुम से पहले उनकी रफ्तारें क्या है, u1 और u2 है। ठीक है, तसादुम के बाद दोनों जिस्म एक ही सिमत में एक साथ v रफ्तार से क्या करते हैं, हरकत करते हैं। इस तरह से हमने आपको अभी डायग्राम में भी बता दिया। पहले अलग अलग डायरेक्शन था इनका, ठीक है, बाद में दोनों का तसादुम हुआ, तसादुम होने के बाद में क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये जो डायरेक्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट किया जाता है अगर हमको यहाँ पर वेलोसिटी की जो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू, अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा अगर हमको मिलती है, यानी पॉजिटिव अगर हमको मिलती है, सॉरी, अगर हमको पॉजिटिव मिलती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये v की वैल्यू अगर हमको निगेटिव मिलती है तो वो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो हमको उस पर डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है साफ कि यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इस v के लिए, इस फाइनल वेलोसिटी के लिए हमको फार्मूला अखज़ करना है। तो अब इसके लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है, तो बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी म्यारे हरकत की बका के कानून की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये फाइनल वेलोसिटी v के लिए हम ज़ाब्ता अखज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको v के लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो हमने यहाँ लिखे, हम जानते हैं म्यारे हरकत की बका का कानून। म्यारे हरकत की बका का कानून आपको मालूम है कि किसी सिस्टम के अंदर तसादुम से पहले का कुल म्यारे हरकत और तसादुम के बाद का कुल म्यारे हरकत एक दूसरे क्या होते हैं, मसावी होते हैं। यानी उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कॉन्जर्व होता है, मुस्तकिल रहता है। ऐसा हमने इससे पहले भी इक्वेशन यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमको पता है कि तसादुम से पहले का कुल म्यारे हरकत क्या रहेगा, ये वाले ऑब्जेक्ट का म्यारे हरकत P1 हम कंसिडर करते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यारे हरकत बराबर क्या होता है, m1 u1। यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट का P2 म्यारे हरकत अगर निकाले हम, तो क्या मिलेगा हमको, m2 u2। तो ये हो गया तसादुम से पहले का म्यारे हरकत। अब ये कुल निकालना है हमको, तो हम यहाँ क्या करेंगे, P1 प्लस P2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा हूँ, तसादुम से पहले का कुल म्यारे हरकत क्या रहेगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू तसादुम के बाद का म्यारे हरकत क्या है। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका मोमेंटम क्या होगा, तो हम मोमेंटम यहाँ पर इनका बता सकते क्या होगा, दोनों का मासेस क्या है, m1 प्लस m2, ठीक है, और साथ में क्या है, वेलोसिटी v। तो ये हो गया तसादुम के बाद का कुल म्यारे हरकत। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिए, p से जाहिर कर दिए। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या रहेगा, m1 प्लस m2 इंटू v। ये हो गया तसादुम के बाद का कुल म्यारे हरकत। तो इस तरह हमने ये फार्मूले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक ऐसा लिख दिए, तसादुम से पहले का कुल म्यारे हरकत P1 प्लस P2 और तसादुम के बाद का कुल म्यारे हरकत क्या है हमारे पास में, ये, ठीक है, P जो कि क्या है, m1 प्लस m2 इंटू वी। हमने अब कीमतें रख दी, P1 की यहाँ पर हमारे पास जो कीमत थी वो रख दी, P2 की जो कीमत थी वो यहाँ पर रख दिए, और P की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने रख दिए। अब देखिए यहाँ से V निकालना है, तो V ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको यहीं रखना है
और ये जो कॉस में m1 प्लस m2 है, ये पूरा कॉस जो ज़रब में है ये कहाँ पर चले जाएगा, इसके तकसीम में चले जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास में, यहाँ बचेगा v। तो ये वाला कॉस का चले जाएगा, इस वाली इक्वेशन के तकसीम में चले जाएगा। तो हमको मिल गया फार्मूला v के लिए, v इज इक्वल टू क्या मिला, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन कॉस में m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये वेलोसिटी जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब हमको पता है कि जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जो गैर लचकदार तसादुम होता है, उसके अंदर तवानाई का क्या होता है, नुकसान होता है। तवानाई जब ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से तसादुम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, तवानाई का नुकसान करते हैं। यहाँ पर तवानाई का क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का कितना नुकसान हुआ, यहाँ पर तवानाई कितनी लॉस करा, ये दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए कितनी यहाँ पर तवानाई का नुकसान हुआ, उसके लिए हम क्या करना है, हमको यहाँ पर फार्मूला निकालना है। तो अब हम चलते हैं इस तरफ, इस साइड में। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये हमारे पास में है तवानाई का नुकसान, यानी जो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर तवानाई का नुकसान होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब हमने देखे तसादुम से पहले की कुल तवानाई बिल हरकत, यहाँ हम तवानाई बिल हरकत की बात करेंगे। ठीक है, तवानाई बिल हरकत, तसादुम से पहले की कुल तवानाई बिल हरकत क्या रहेंगी, हम उसको E1 से कंसिडर करेंगे कि तसादुम से पहले दोनों ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, E1 है। तो E1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सभी को पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², है क्या नहीं, हाफ mv²। तो पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तसादुम से पहले हाफ m1u1² प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m2u2। अब हम क्या करना है, हमको तसादुम से पहले की कुल बताना है तवानाई बिल हरकत। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस का, हमने यहाँ के क्या किए, प्लस का इस्तेमाल किए, पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो मजमुआ है ये क्या कहलाएगा, हमारा तसादुम से पहले की कुल तवानाई बिल हरकत E1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तसादुम के बाद की कुल तवानाई बिल हरकत हम E2 कंसिडर करेंगे। अब E2 निकालना है हमको, तो हमको मालूम है दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चिपक कर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी E2 क्या रहेगी, 1/2। कमियत क्या है उनकी, m1 प्लस m2, और उनकी रफ्तार क्या है, v, इसलिए इसका यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, v²। ठीक है, ये होगा 1/2 m1 प्लस m2 v²। ये हो गई तसादुम से पहले की कुल तवानाई बिल हरकत, और ये होगी तसादुम के बाद की कुल म्यार हरकत। ठीक है, अब एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, तवानाई का नुकसान कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है इसका सिंपल फार्मूला है। हमको अगर तवानाई का नुकसान अगर पता करना है कि कितनी तवानाई का नुकसान हुआ, कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, तो हम ये फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तवानाई का नुकसान या लॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तसादुम से पहले की तवानाई जो कि हमारी है E1, ठीक है, माइनस तसादुम के बाद की तवानाई E2, यानी E1 माइनस E2 जो मिलेगा हमको वो रहेगा हमारा एनर्जी लॉस्ट, यानी कितनी तवानाई का नुकसान हुआ वो हमको काय से मिलेगा, E1 माइनस E2 से मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है पूरी, E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2। फिर यहाँ क्या है फार्मूले में देखिए, माइनस, ठीक है, तो माइनस यहाँ आ गया। फिर हमारे E2 की वैल्यू भी हमारे पास इक्वेशन 2 में है, तो यहाँ रख दिया हमने हाफ m1 प्लस m2 v2²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आप, अब क्या किए हमने, थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर कीजिए कि देखिए यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया गया, मैं यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिखा उसको, हाफ m1u1² प्लस इसको भी एज इट इज़ लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, हाफ ये भी एज इट इज़ लिखा गया, m1 प्लस m2 भी है, अब v² है। अब v² बोले तो ये फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी हमने अभी इससे पहले अभी फाइंड करे, आपने देखे होंगे यहाँ पर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी v की कीमत ये है, v की कीमत ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम v की कीमत पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, v की कीमत हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम v की वैल्यू क्या करेंगे, ये v जो है हमारा
ये v की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, आप जब लिखेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, v की वैल्यू रख रहा हूँ, ये देखिए m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ v के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एज इट इज़ लिखा हुआ है सेम, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू u2, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए। तकसीम में m1 प्लस m2 है, इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से m1 प्लस m2 था। ठीक है, यहाँ पर m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तकसीम में क्या बचेगा हमारे पास m1 प्लस m2, ये स्क्वायर जो है वो इस वाले कॉस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है जैसा कि वैसा हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला। ये है हमारा m1u1 a और m2u2 क्या है हमारा b, और उसका क्या है यहाँ पर होल ब्रैकेट स्क्वायर है। तो a जमा बी कॉस कुवत 2 का ज़ाब्ता अब सभी को पता है, क्या होता है a कुवत 2 जमा 2ab जमा b कुवत 2। तो a कुवत 2 क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 2ab m1u1 m2u2 प्लस b स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किए, a जमा बी कॉस कुवत 2 का जो फैलाव होता है वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, m1u1 हमारा a है, m2u2 हमारा b है, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर है इसलिए हमने a जमा बी कॉस कुवत 2 का फार्मूला यहाँ पर अप्लाइड किए। तकसीम में क्या बचा था हमारे पास में m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक कैंसिल हो गया था m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये 1/2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो 1/2 कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा हमारे पास में यहाँ पर m1u1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा m2u2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये पूरा कॉस और ये तकसीम में m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर इसके नसब नुमा में कुछ नहीं है, यहाँ पर इनके दरमियान में माइनस है यहाँ पर। ठीक है, इसके नसब नुमा में कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी m1 प्लस m2 से ये वाली जो टर्म है इसको हम ज़रब करेंगे, तिरछी ज़रब। ठीक है, m1 प्लस m2 से इसकी तिरछी ज़रब होंगी और इसकी 1 से तिरछी ज़रब होंगी, और तिरछी ज़रब होने के बाद में फिर क्या होता, जो नसब नुमा है उनके आपस में ज़रब होती। तो यहाँ पर नसब नुमा में हमारे पास में क्या रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा, क्योंकि इधर 1 है। तो नसब नुमा में क्या रहेगा हमारे पास m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 से हमको इधर तिरछी ज़रब करना है, तो देखिए हम पहले m1 से इसको ज़रब करते। ठीक है, ये वाली टर्म को, ये जो इतनी टर्म है ना जो रेड पेन से आपको यहाँ बताया तकसीम। ठीक है, तो इतनी टर्म को हमको क्या करना है, पहले m1 से ज़रब देना है, बाद में हमको इसको m2 से ज़रब देना है। तो जब जाके ये क्या होंगी, ऐसी तिरछी ज़रब होंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ज़रब देते हैं। तो यहाँ पर m1 से ज़रब दे रहे इसको, तो ये क्या हो जाएगा m1 ज़रब m1 क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर। ठीक है, पहले से यहाँ क्या है u1 स्क्वायर प्लस फिर m1 से इसको ज़रब देंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस ये हो गया m1 से इसको ज़रब दे दिया हमने। ठीक है, अब किससे ज़रब देंगे, m2 से ये इसको ज़रब देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा m1 m2 u1 स्क्वायर। ठीक है, u1 स्क्वायर प्लस m2 ज़रब m2 क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है u2 स्क्वायर, ये होगी तिरछी ज़रब इस तरह से, माइनस ये पूरा कॉस जैसा कि वैसा यहाँ लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो जो कॉस है इसके सामने माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया 2 के सामने, सॉरी पहले ये है हमारा ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस m1 u1 स्क्वायर, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 2 m1 u1 m2 u2, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ठीक है, और तकसीम नीचे ये ज़रब जो किए थे हमने नसब नुमा किया, बाद में क्या होती है तिरछी ज़रब के बाद नसब नुमा की ज़रब हो जाती है। तो नसब नुमा में क्या रहेगा हमारे पास में पूरा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस वाले हम एक जैसे सेम कैंसिल कर देंगे, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है, तो ये क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। इसी तरह से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर यहाँ प्लस का है, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर यहाँ माइनस का है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास में ये टर्म बची। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 बचा। यहाँ देखिए m1 m2 यहाँ भी है, m1 m2 यहाँ भी है, m1 m2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे m1 m2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ हमने कॉमन निकाल दिए, देखिए m1
m2 हमारा कॉमन निकल गया। हाफ पहले से था हमारा कॉमन निकला हुआ, अब यहाँ पर क्या आ गया m1 m2। नसब नुमा में भी m1 प्लस m2 सबके लिए था, तो इसको भी हम क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास में बचता क्या है देखिए, यहाँ से m1 m2 निकल गया, यहाँ बचा u1 स्क्वायर, यहाँ से भी m1 m2 निकल गया, यहाँ बचा प्लस u2 स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी m1 m2 निकल गया, यहाँ क्या बचा 2u1 u2। ठीक है, इधर क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एनर्जी लॉस्ट, तवानाई का जो नुकसान हुआ वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पता कर रहे हैं। यहाँ इसलिए हमने लिखे एनर्जी लॉस्ट, यानी कितना तवानाई का नुकसान हुआ वो हम पता कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको ए स्क्वायर कंसिडर करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे फॉर्म में है ये वाली जो टर्म है ना पूरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर इसका जो ये कौन से ज़ाब्ते का फैलाव है, ये ए वज़ा बी कॉस को 2 के ज़ाब्ते का फैलाव है। तो यहाँ पर हम u1 को हम ए कंसिडर करेंगे और u2 को हम यहाँ पर बी कंसिडर करेंगे। तो ये फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बोले तो हमारा क्या है u1 माइनस बी क्या है हमारे यहाँ पर u2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए वज़ा बी यानी u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज़ लिखा हुआ है हाफ m1 m2 तकसीम में हमारे पास m1 प्लस m2। तो ये जो फार्मूला मिला, इस फार्मूले की मदद से हम पता कर सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो एनर्जी का नुकसान हुआ, जो एनर्जी लॉस्ट हुई, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई वो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देखिए m1 m2 की कीमतें रख देंगे हम, यहाँ भी m1 m2 की कीमत रख देंगे, u1 u2 की कीमत रख देंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखकर, न्यूमरिक वैल्यू जब रहेंगे हमारे पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम पता कर सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कितना तवानाई का नुकसान हुआ, कितनी तवानाई लॉस्ट हुई। तो ये इस तरह से ये होता है गैर लचकदार टकराव। और गैर लचकदार टकराव में हमने क्या किए, फाइनल वेलोसिटी का भी हमने इधर ज़ाब्ता खस किए थे, और यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस्ट होता है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, उसके लिए भी हमने यहाँ पर फार्मूला अखज़ किए। अब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हम कोलिजन को देखेंगे, यानी कोलिजन इन 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।